हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज अपन टॉपिक ले रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इनके बारे में अध्ययन करवाती है वो केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है और इसकी सहायता से कुछ मॉलिक्यूल्स अणु अज्ञात पदार्थों की संरचना को डिटरमाइन करते हैं। यानी कि आप यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका अध्ययन विदाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं हो सकता वर्तमान स्थिति में। तो यहाँ पर आपका पहली बार एक साइंस स्टूडेंट के रूप में, केमिस्ट्री के स्टूडेंट के रूप में परिचय ले रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो इसमें कुछ जो शब्दावलियां हैं जैसे स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में अपन पहले आरंभिक परिचय देखते हैं। विद्यार्थी यहाँ पर स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम क्या है इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये प्रकाश है। यहाँ पर मैंने कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक में भी यूजफुल है लेकिन अधिकतर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है क्योंकि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है इसलिए इसका यूज है। यहाँ से आने के बाद में ये प्रकाश इस सबस्टेंस में से जाएगा तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा, फैल जाएगा, बिखर जाएगा और इसमें से कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का हिस्सा, क्योंकि प्रकाश का जो हिस्सा है बहुत बड़ा भाग है, इसमें विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है, उसमें से कुछ विशेष वेरी नैरो रेंज का जो प्रकाश है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक से ज्यादा रेंज का हो सकता है और इसके बाद में से प्रकाश गुजरता है उसको अपने जो बाहर निकला प्रकाश है ये फ्रैक्शन हुआ प्रकाश है जिसको अपन विभिन्न रिक्वायरमेंट्स हैं देखते हैं कि प्रकाश फैल जाता है और इसमें से कुछ विशेष भाग की तरंगें गायब हो जाती है। एक विशेष भाग की तरंगें गायब हो जाती है। इस घटना को अपन फ्रैक्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो प्रकाश निकला है इसका अपन किसी कंप्यूटर या अन्य कोई टेक्नोलॉजी से अध्ययन करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम हो गया है, इसमें कुछ एक विशेष प्रकाश गायब हो गया है। जो कहाँ गायब हुआ है? इस सबस्टेंस में। सबस्टेंस ने का क्या किया है? देखो विद्यार्थियों, जैसे प्रकाश यहाँ पर आया है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल मॉलिक्यूल हैं, वो इस प्रकाश को ऑब्जर्व करके यहाँ पर अलग अलग गतिविधि हो सकती है, जैसे कि स्थानांतरण गति हो सकती है, इनकी गति ऊर्जा बढ़ सकती है। यहाँ पर इनकी ट्रांजिशनल स्थिति ऊर्जा बढ़ सकती है। इनमें वाइब्रेशन हो सकता है जिसके बारे में अपन देखेंगे और इनमें रोटेशन भी हो सकता है उससे। और इसके अलावा इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उच्च कक्षकों में जा सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सकता है। तो वो एक निश्चित रेंज के अंदर होता है, उसी को ये पदार्थ ऑब्जर्व करता है। बाकी जो प्रकाश बाहर निकला है उसको अपन बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का जो बहुवचन है, इसका जो बहुवचन है उसको भी बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके, ये स्पेक्ट्रा हो गया है। अभी सब टर्मिनोलॉजी और पदार्थ के के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, चाहे रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, वो सब अध्ययन अपन इसकी एक शाखा होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें अज्ञात पदार्थों का अध्ययन, अज्ञात पदार्थों की संरचना को स्पेक्ट्रम की व्याख्या और समझ से किया जाता है। पहले उस पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाएगा, फिर उसकी व्याख्या की जाएगी, विवेचना की जाएगी, एक्सप्लेन किया जाएगा और उस पदार्थ की स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन किया जाएगा। उसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है, सबसे पहली चीज है वो है लाइट, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में अपन देखते हैं प्रकाश के एक विशेष तरंग दैर्ध्य का क्या महत्व है और वो किस प्रकार से ऑब्जर्व होता है।
पर विद्यार्थियों मैक्स प्लांक है, जर्मन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने प्रकाश की ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा है, अलग अलग तरह की ऊर्जा हो सकती है, वो अपन इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यूज है, उन वैल्यूज में यहाँ पर ई है, ई का मतलब है यहाँ पर एनर्जी से, यानी उस विशेष फोटोन क्वांटा की ऊर्जा क्या है। यहाँ पे एच है, ये मैक्स प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴ जूल की सेकंड है। यहाँ पे म्यू है, ये आवृत्ति है, आवृत्ति है। आवृत्ति का आप जानते हैं यूनिट होती है प्रति सेकंड। तो यहां पर अपन देखें तो म्यू जूल सेकंड हो जाएगा, सॉरी ऊपर जाएगा तो ये इसकी वैल्यू है। इसके आधार पे अपन किसी भी प्रकाश पुंज की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि प्रकाश की विभिन्न जो किरणें हैं, चाहे वो अंतरिक्ष किरणें हो, एक्सरे किरणें हो, दृश्य किरणें हो, इंफ्रारेड हो, रेडियो वेव्स हो या अल्ट्रावायोलेट वेव्स हो, उनकी एक निश्चित प्रकाश रेंज होती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। अपन आगे देख रहे थे कि जो ये सूत्र है, इसकी सहायता से अपन देखे एच म्यू, तो ई बराबर सी अपॉन लैम्डा, इसकी वैल्यूज चूंकि ये सामान्य बहुत ही कॉमन सूत्र है। प्रकाश की जो चाल है, सी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। बहुत ही कॉमन शब्द है, इन सब के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो और बहुत छोटे स्पेशली चीजें आपको इंट्रोड्यूस कर दी गई होगी। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य है, इसकी यूनिट है वह किसी भी हो सकती है, जनरली मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सेट्रा द शॉर्टेस्ट यूनिट जनरली कॉमन चलती है। इसका मान होता है यहाँ पर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये यूनिट अपन यहाँ पर ले सकते हैं। तरंग दैर्घ्य में 2 यूनिट सबसे ज्यादा चलती है, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर नैनोमीटर। इस आधार पर अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकाश की ऊर्जा है, क्योंकि H है, H इज ए कांस्टेंट वैल्यू, C इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू। प्रकाश की जो गति है वो निश्चित है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर जो प्रकाश की ऊर्जा है वो फाइनली किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य के ऊपर। तो तरंग दैर्घ्य के आधार पे अपन देख सकते हैं कि किसकी ऊर्जा कितनी होगी, यानी जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है उसकी ऊर्जा ज्यादा होने वाली है। विद्यार्थी सबसे शक्तिशाली जो तरंगें हैं अपने यहाँ पर लिखकर देखें। इन तरंगों का थोड़ा क्लासिफिकेशन करें कि कौन कौन सी तरंगें स्पेक्ट्रोस्कोप में ज्यादा यूजफुल है और वो किस प्रकार से काम में आती है। यहाँ पर अपन देखें तो सबसे शक्तिशाली किरणों में एक नंबर है आपकी अंतरिक्ष रेज, दूसरे नंबर पे आती है गामा रेज, थर्ड नंबर इट इज एक्स रेज। एक्स रेज बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप जानते भी हैं। इसके बाद में यूवी अल्ट्रावायलेट, इसको हम बोलते हैं। इसके बाद में अपन देखें तो आपके आती है विजुअल, दृश्य किरणें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण किरणें हैं, इसकी वजह से अपने को कलर्स दिखाई देते हैं। और फिर आता है इंफ्रा
रेड वेव्स यानी कि अवरक्त, यहाँ पे अवरक्त, रेड का मतलब वक्त से, अवरक्त यानी नीचे, यानी लाल कलर से नीचे की वेव्स है उसका तरंग दैर्घ्य नीचे आता है। देन आफ्टर वी फॉलोज द माइक्रोवेव्स, then after microwaves later we will find radio waves and then after ऐसी वेव्स। लेकिन जो अपने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण वेव्स है केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और अन्य स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज होती है वो ये होती है अक्सर सामान्य मेडिकल चिकित्सा में काम में आने वाला एक महत्वपूर्ण वेव है जिससे टूटी हुई हड्डियां, स्किन की प्रॉब्लम, स्वच्छता वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है। यूवी है, यूवी भी अपने मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर्स की यूज आएगी जिसके बारे में अपन देखेंगे। ये दृश्य है, इंफ्रारेड है, ये भी इन्हें बहुत महत्वपूर्ण वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में आती है। माइक्रोवेव आपके माइक्रो ओवन होता है उसके अंदर काम में आती है, खाना पकाने के लिए जो माइक्रो ओवन होता है। इसके अलावा ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी काम में आती है। विद्यार्थी यहाँ पर अपने इसके लेमडास देखते हैं, लेमडास की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन अंतरिक्ष किरणें देखें, जैसे यहाँ पर अपन देखें तो ये है इससे लेकर आर्मस्ट्रांग तक, ओके। इसके बाद में अपन इसके देखें तो ये 1 से लेकर 1000 आर्मस्ट्रांग की तरंग दैर्घ्य के रेंज में है, और ये है इससे बिलो यानी 100 से बिलो आर्मस्ट्रांग की जो वेव्स है वो अंतरिक्ष वेव में आती है। हालांकि इसमें से कुछ गामा रेज में भी शामिल होती है। तो ये इसमें आ जाएगा आर्मस्ट्रांग, इससे लेकर 1 आर्मस्ट्रांग की रेंज में है। ये -2 की वैल्यू में बहुत ही संक्षिप्त तरंग दैर्घ्य वाली होती है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम है वो किरणें उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। विद्यार्थी गामा रेज का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो कैंसर, ऑन्कोलॉजी, मेडिकल सेक्टर में होता है, और ये इतनी शक्तिशाली वेव्स है कि कोशिकाओं की जो डीएनए स्ट्रक्चर्स है, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इनकी भेदन क्षमता बहुत बहुत ज्यादा होती है। गामा वेव्स काफी शक्तिशाली किरणें हैं और कई बार जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसमें से भी निकलती रहती है, इसलिए ये किरणें सबसे ज्यादा हानिकारक है। माइक्रोवेव्स है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी ये हो गया है, और इनकी वेव्स है 1000 से 4000 आर्मस्ट्रांग। इसके बाद में आता है दृश्य, यानी लगभग 4000 आर्मस्ट्रांग से 7500 आर्मस्ट्रांग के बीच के प्रकाश को अपनी आंख देख सकती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसका एक बहुत ही संक्षिप्त हिस्सा अपनी आंख से दिखाई देता है, और ये सबसे मैं कहूंगा सुंदर प्रकाश की रेंज है, प्रास है। अवरक्त किरणें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई जीव है जैसे कि आपके बैट चमगादड़ है, वह इसका यूज करती है देखने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए। इसके अलावा आजकल जो कोरोना वायरस के थर्मो स्कैनर्स आ रहे हैं वो भी इन किरणों का यूज करते हैं। ये किरणें अत्यधिक गर्मी पैदा करती है, और जो CO2 गैस है वो इन किरणों को काफी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती है, वाटर भी ऑब्जर्व करता है। इसलिए जो ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम इन किरणों की वजह से होता है। इनकी प्रास है, उस प्रास को अपन देखें तो प्रास आती है लगभग 3 × 6 पावर आर्मस्ट्रांग्स, यानी लगभग 30 लाख आर्मस्ट्रांग वेव्स तक ये होती है। इसके ऊपर ये होती है, और रेडियो वेव्स, इसके बाद माइक्रोवेव्स के बारे में देखें तो ये है 6 और 9 to 15 आर्मस्ट्रांग। विद्यार्थी किरणों की क्षमता की बात करें अपन तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनकी ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जाशाली किरणें होती है, हालांकि पट्टी तक नहीं पहुंच पाती है, इनकी रेंज प्रास थोड़ी कम होती है। जैसे जैसे
किरणों की वेवलेंथ बढ़ती जाती है, उनकी पार होने की क्षमता यानी दूर जाने की क्षमता बढ़ती जाती है। यहाँ पे आप जानते हैं अक्सर किरणें काफी खतरनाक है, लेकिन थैंक्स गॉड ये किरणें अपने तक मुश्किल से पहुंच पाती है। अल्ट्रावायलेट जो राइज है वो भी अपने तक पहुंच सकती है, लेकिन जो ओजोन लेयर है वो अपने को सिर्फ प्रोटेक्ट करती है। ब्लड रेज अपने पृथ्वी पे आती है, अल्ट्रावायलेट पे आती है। तो ये इंफ्रारेड की तरंगदैर्घ्य के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अपन आगे चलते हैं। प्रकाश के विभिन्न स्पेक्ट्रम को देखने के बाद में अपन बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार से हो जाते हैं। और ये विद्यार्थियों अपने पास स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हैं, एक है अवशोषण स्पेक्ट्रम and another is उत्सर्जन spectrum. Absorption spectrum and emission spectrum. ये दो प्रकार के यहाँ पर महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से तात्पर्य विद्यार्थी यह है कि ये कोई सैंपल है, नमूना है, इसमें से कोई प्रकाश अपन गुजारते हैं और ये सबस्टेंस कुछ विशेष प्रकार के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ये केमिस्ट्री में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, जब किसी सबस्टेंस को अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर अपन वापस इसको ठंडा करेंगे, तो इसमें से एक स्पेक्ट्रम निकलेगा। उस स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। मैंने पहले कहा केमिस्ट्री में अवशोषण स्पेक्ट्रम मोर इम्पोर्टेंट और ज्यादा महत्वपूर्ण है इमिशन स्पेक्ट्रम की कंपेरिजन। तो आइए अपन देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यूजफुल है और क्या क्या इसका सिद्धांत होता है। यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले अपने को कोई प्रकाश का स्रोत चाहिए, जैसे यहाँ से हम लाइट ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पास होगा सबसे पहले सबस्टेंस में से लाइट जाएगी। लाइट यहाँ पर सबस्टेंस में कुछ हिस्सा इसका ऑब्जर्व होगा और फिर यहाँ पर आएगा एक एनालाइजर। जो एनालाइजर है इसमें से गुजरने के बाद में यहाँ पर होता है मोनोक्रोमेटर। एनालाइजर ये आपका हो गया है। मोनोक्रोमेटर होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक एम्पलीफायर लगाया जाएगा ताकि जो वैल्यूज आई है एम्पलीफायर इसको भर्ती करेगा और फिर इसको एक कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर इसको रिकॉर्डर में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। एक सामान्य थ्योरी हो गई है, यानी सबसे पहले अपने पास है ये एक लाइट सोर्स, ओके, लाइट छोड़ेगा, ये सैंपल में जाएगा जिसका अपने को अध्ययन करना है। यहाँ पर एनालाइजर है, एनालाइजर यहाँ पे ये विश्लेषक है, ये इसका विश्लेषण करेगा। फिर यहाँ पे मोनोक्रोमेटर है, इसका अधिक गहराई में विश्लेषण करेगा। एम्पलीफायर जो ये मोनोक्रोमेटर ने वैल्यू फाइंड आउट की है उसको एम्पलीफाई करेगा, बढ़ाएगा एम्पलीफायर और फिर इसको रिकॉर्ड करके ये डाटा प्राप्त करेंगे, तो इसकी सहायता से सबस्टेंस का पता लगाएंगे। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनका यहाँ पर यूज होता है।